कल की असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और हमारे 40-45 मिनट मेरा ख्याल है असाइनमेंट पे लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा भी है और अहम भी है। और फिर नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करेंगे चेक, जो थर्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट है चेक, उसके ऊपर डिस्कशन हम आज स्टार्ट करेंगे और आज कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मे भी कल और इसके साथ परसों का लेक्चर भी लगे क्योंकि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। उम्मीद है कि आप लोगों ने रिटन फॉर्म में असाइनमेंट की होगी। चलिए ठीक है, शाबाश। चलते हैं अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अटेंटिव होकर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा बेस्ड ऑन प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के मुताबिक ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर फॉलोइंग आर प्रोमिसरी नोट्स आर नॉट। ये बताना है हमने कि ये प्रोमिसरी नोट है कि नहीं है। अच्छा, इसमें अगर तो प्रोमिसरी नोट हुआ तो हम कहते हैं कि यस दिस इज वैलिड बिकॉज इट इंक्लूड्स इट फुलफिल्स ऑल एसेंशियल्स। और अगर प्रोमिसरी नोट नहीं है तो जिस बेस पे हम कह रहे हैं नहीं है, जिस एसेंशियल वो बताएंगे। ये है सिर्फ ये नहीं कह देना कि दिस इज नॉट वैलिड प्रोमिसरी नोट, रीजन बतानी है क्यों प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं है। अमाउंट सर्टेन नहीं, पार्टी सर्टेन नहीं है, ठीक है, कंडीशनल है, जो भी रीजन होगी। पहला, आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड ₹5,000 एट माई कन्वीनियंस। क्या ये वैलिड है? वैलिड प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं? एट माई कन्वीनियंस, जब मेरी आसानी, पता नहीं कब आसानी होगी। टाइम सर्टन नहीं है, टाइम सर्टन ये यहाँ एट माई कंडीशन अनकंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है। ये क्लियर? अच्छा, इसमें क्या चेंज हो तो ये वैलिड हो जाएगा। इसमें एट माई कन्वीनियंस का वर्ड उड़ा दें तो ये वैलिड हो जाएगा, बिल्कुल। सेकंड, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, वैलिड है ये प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या के टाइम इंस्ट्रूमेंट? डिमांड या बेरर? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये पूछा नहीं उसने क्वेश्चन में, मैं एडिशनली आपसे पूछा। थर्ड, आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर ₹5,000 एंड 500 शेयर ऑफ सिग्मा लिमिटेड, वैलिड नहीं, क्यों वैलिड नहीं है? हाँ, ये जो लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है, शेयर्स लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। इसमें क्या चेंज करें तो ये वैलिड हो जाए? 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड को निकाल दें, ये वैलिड हो जाएगा। फोर, आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस, क्वार्टरली रेस, वैलिड है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये वैलिड है? कितनों का ख्याल है वैलिड नहीं? शाबाश, वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? अमाउंट सर्टेन नहीं, क्योंकि रेट, इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं। अगर इसमें इंटरेस्ट रेट मेंशन होता तो ये वैलिड हो। इसमें अगर मैं बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहने दूं, एट 6 इंटरेस्ट के साथ 6% ऐड कर दूं, फिर वैलिड हो जाएगा। हालांकि अमाउंट फिर भी मेंशन नहीं है, लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है, तो लॉ कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन को भी मानता है कि ये सर्टेन नहीं है, तो फिर वैलिड होता। 6, आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर्स ऑन डिमांड ₹10,000, पार्टी स्पेसिफाइड एग्जैक्ट योर सक्सेसर, आपके सक्सेसर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वाली वारसान। याद रखें, प्रोमिसरी नोट सर्टेन पार्टीज को पेबल होगा। आप प्रोमिसरी नोट के ऊपर ये नहीं लिख सकते कि आपके वाली वारसान को पेबल होगा, ठीक है। प्रोमिसरी नोट के ऊपर सर्टेन पार्टीज होना लाजमी है, ठीक है। तो ये सक्सेसर जो है सर्टेन पार्टी, हालांकि मरने के बाद जो भी पैसे वगैरह होते हैं वो वाली वारसान को पे करने होते हैं, लेकिन वो जैसा कोर्ट ऑर्डर करेगा वैसे, अपनी मर्जी से नहीं आप पे कर सकते। तो जो सक्सेसर्स है ये नोट कर लीजिए, ये अनसर्टेन पार्टीज हैं, अनसर्टेन पार्टीज हैं। जी, आई प्रॉमिस टू पे यू, नहीं सर्टेन, असल में उसके नीचे भी तो पार्टीज का नाम वगैरह लिखा होगा ना। प्रॉमिस, ये तो उसने सिर्फ प्रॉमिस, ये पूरा प्रॉमिसरी नोट तो नहीं आपको दिया जा रहा, वो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा है, बाकी जाहिर है नीचे वो चेंज होगा, नाम वगैरह होगा। I promise to pay Rafi or order ₹10,000 7 days after Salik's death, वैलिड है? नहीं तो ये अनसर्टेन टाइम, पता नहीं कब मरे, टाइम ऑफ डेथ सर्टेन नहीं, लेकिन डेथ सर्टेन है, तो लॉ इसे कहता है ये वैलिड है। लॉ क्या कहता है? ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 7, आई एम लायबल टू पे अहमद ₹5,000, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर प्रॉमिसरी नोट्स आर नॉट, बताना है ये प्रॉमिसरी नोट है कि? ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट्स इन द फॉलोइंग टर्म्स, ए ने एक इंस्ट्रूमेंट को साइन किया और ये नीचे बातें लिखी हुई थी। फर्स्ट, मिस्टर बी आई ओव यू ₹1,000, मैं आपका कर्जदार, वादा नहीं कर रहा कि मैं पे करूंगा कि नहीं करूंगा, अकलमंद आदमी। स्टेटमेंट, आई ओव यू ₹, ये वैलिड प्रोमिसरी नोट क्यों नहीं है?
प्रॉमिस टू पे नहीं है, प्रॉमिस। अच्छा आपको एक एडिशनल कंसेप्ट बता दूं, ये प्रोमिसरी नोट तो नहीं है लेकिन ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक लोन एग्रीमेंट है। प्रोमिसरी नोट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जिसमें से कहा था मैं आपको 1000 रुपया पे करूंगा, साथ में 500 शेयर्स भी दूंगा, वो प्रोमिसरी नोट तो नहीं था लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। इसका मतलब क्या हुआ, उसे निगोशिएबल, इस तरह की चीजों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप डील नहीं कर सकते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील कर सकते हैं। देखिए एक पार्टीज ने अगर एग्रीमेंट किया है, फर्ज कीजिए मैं इनके साथ एग्रीमेंट, मैं आपको 1000 में अपनी बाइक सेल करूंगा, ये प्रॉमिस, ये कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन स्टिल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बहरहाल हमें चूंकि उसने पूछा प्रोमिसरी नोट बताओ कि ना बताओ, हम उसे यही बताएंगे। तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट तो है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। हाँ कर्जदार, तो वो यही कह रहा है, इसका मतलब यही होता है कि मैं कर्जदार हूं और आपको पैसे कब अदा करूंगा ये नहीं लिखा हुआ उसने। तो प्रोमिसरी नोट में आपको पता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लाजमी होता है ये बताना कि कब अदा करेगा। और कंसल्ट भी ऐड हो रहा है वो क्या? हाँ जी चले ठीक है। सेकंड, आई एम लायबल टू पे टू बी ₹500, आई एम लायबल टू पे, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। एग्री करते हैं भाई, प्रॉमिस टू पे, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। थर्ड, आई हैव टेकन फ्रॉम बी ₹2000 एंड आई एम अकाउंटेबल टू हिम फॉर द सेम विद इंटरेस्ट, इसमें भी प्रॉमिस टू पे नहीं है। अकाउंटेबल का मतलब ये नहीं कह रहा है कि मैं आपको जवाब दूं, इसका जवाब दे, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है जवाब दे हूं, लेकिन प्रॉमिस टू पे नहीं है। और फिर दूसरी चीज इंटरेस्ट भी सर्टेन नहीं है, अमाउंट भी सर्टेन नहीं है, तो ये बिल्कुल वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। 4, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेट टू बी ₹1000, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, यहां तक रुके। हाँ, आगे शाबाश। टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, टू बी पेड ऑन डिमांड का मतलब क्या है, क्या आप जब डिमांड करेंगे मैं पे करूंगा, क्या इसमें वो प्रॉमिस टू पे कर रहा है? अच्छा अजीब बात है, एग्री करते हैं कि प्रॉमिसरी नोट है, मुकरेंगे तो नहीं इस बात से। मैंने इससे पहले जितने भी प्रॉमिसरी नोट की एग्जांपल पढ़ी है ना, उनमें प्रॉमिस का वर्ड आता था, इसमें प्रॉमिस का वर्ड नहीं आया, लेकिन क्या स्टिल इसमें प्रॉमिस टू पे है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कंसेप्ट बना सकता हूं 99% केसेस में प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस का वर्ड आएगा लेकिन लाजमी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस का लफ्ज ना आए लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस कर रहा है, चलिए ये 4 क्लियर, ये प्रॉमिसरी नोट है और वैलिड है। तो आई कैप की बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है कि प्रॉमिसरी नोट में लाजमी नहीं प्रॉमिस का वर्ड आए। अब ये बात आपको समझ आ गई, लेकिन याद रखें ये सिर्फ रेयर केसेस में ऐसे होता है, नॉर्मली एग्जाम में भी और रूटीन में भी प्रॉमिस का वर्ड इंक्लूड करते हैं। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में भी आपने देखा ऑर्डर का वर्ड नहीं होता, हालांकि वो एक ऑर्डर होता है। आगे चलें जी। नेक्स्ट 20, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर प्रॉमिसरी नोट्स आर नॉट, बताना है वैलिड प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं। आज हम साइंस द इंस्ट्रूमेंट्स इन द फॉलोइंग टर्म्स, आई प्रॉमिस टू पे बाबर आर ऑर्डर ₹500, तो अगर यहां पे लिखा हो $500। सेकंड, ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, पहले भी किया। थर्ड, ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ ₹500 टेलीफोन, क्यों रिटर्न होना चाहिए, प्रॉमिसरी नोट को रिटर्न होना चाहिए, तो ये रिटर्न तो है तो फिर भी क्यों वाइड है, क्योंकि पार्टी सर्टन नहीं है ना, पार्टी सर्टन नहीं है, टेलीफोन वर्ब, हाँ जी। अच्छा ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमें पड़ा है वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल वर्ब हो सकते हैं रिटर्न, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न होना जरूरी है। 21, based on provisions of Negotiable Instrument Act 1881, briefly explain whether the following are promissory notes or not. ताकि promissory note है कि नहीं। A, I promise to pay B ₹500 7 days after my marriage with C, क्यों नहीं, मैरिज सर्टन नहीं है, ये कंडीशनल हो गया, या अनकंडीशनल नहीं है, ये भी कह सकते हैं। अगर आपने साइंसदान, एक होती है राइटिंग लिखना होता है साइंसदानों की लैंग्वेज, उसमें हम क्या लिखेंगे, ये अनकंडीशनल नहीं है, तो दूसरा आसान, ये कंडीशनल है, आप चाहे जिस मर्जी लैंग्वेज में लिख लें, मतलब इसका सेम है। किधर से बी, आई प्रॉमिस टू पे B ₹500 ऑन D's डेथ प्रोवाइडेड D लीव्स मी इनफ टू पे द सम, क्यों, हाँ डेथ कंडीशन होगी ना, नहीं डेथ कंडीशन नहीं है, वो पता नहीं मरेगा तो लाजमी पता है, लेकिन इतने पैसे छोड़ के मरता है कि नहीं मरता, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म। अगर इसमें आप यहां तक रखें सेंटेंस को, आगे वाला डिलीट कर दें, ये वैलिड हो जाएगा,
वैलिड हो जाएगा क्योंकि डेट सर्टन है। सी आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एज सून एज आई कैन, अनसर्टन। एट माई कन्वीनियंस, उसी तरह का उसने कन्वीनियंस की बजाय एज सून एज आई कैन लिख दिया। नहीं नहीं, ये सर्टन नहीं है। डी आई प्रॉमिस टू पे बी फॉर ₹500 7 days आफ्टर सी इज डेथ, वैलिड है। लेकिन आपने कमेंट्स में नीचे लिखना है कि हालांकि डेथ सर्टन, टाइमिंग ऑफ डेथ सर्टन नहीं है लेकिन डेथ सर्टन है। ई आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम, 500 भी और इसके अलावा दूसरी चीजें भी जो ड्यू होंगी इसको। है तो पैसे ही देने को कह रहा है लेकिन सर्टन नहीं है, ये कंटिंजेंट एडिशन बता रहा है साथ। क्योंकि सर्टन अमाउंट नहीं है कि कितनी सम्स ड्यू होंगी, इसलिए ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। एफ आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑल फाइन्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब ऑल फाइन स्पेसिफाइड नहीं है अमाउंट, तो सर्टन सम ऑफ मनी नहीं है, तो ये दोनों ई और एफ सर्टन सम ऑफ मनी ना होने की वजह से वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स नहीं है। जी जी नहीं, फाइन्स नहीं बता रहा कि वो कितने फाइन्स हैं, किस तरह के फाइन्स हैं, अमाउंट तो स्पेसिफाइड नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल्स भी चाहे, अगर यहां पे लिखा होता ऑल सम विच इज ड्यू टू हिम अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी एग्रीमेंट, तो क्या फिर वैलिड हो जाता? याद रखें अमाउंट सर्टन होना जरूरी है। जाहिर है पेमेंट तो लीगल ही होगी, जो भी होगी पेमेंट तो लीगल होगी, उसकी अमाउंट होना लाजमी है। अगर प्रिंसिपल साहब ये मुझे प्रॉमिसरी नोट देते हैं कि आप पढ़ाइए, आपका जितना भी ओवर टाइम बनेगा हम आपको पे करेंगे, ठीक है, आपको फर्ज कीजिए 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी प्लस जितना भी ओवर टाइम बनेगा आपको पे करेंगे। हालांकि ये पेमेंट लीगल है और वैलिड है, होनी भी चाहिए, लेकिन क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं। कैलकुलेट पता नहीं मैं ओवर टाइम करता हूं कि नहीं करता, या कितना ओवर टाइम होता है, उसमें तो झगड़ा आ जाएगा ना, या रेट पता नहीं क्या होता है। अगर तो मेंशन किया गया हो कि मैंने 10 आवर्स ओवर टाइम लगाया है जो कि 500 पर आवर के बदले गेस मुझे मिलेगा, फिर अमाउंट कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन होगी। 22 briefly explain whether the following are promissory notes or not. Asif writes the instrument but does not sign their own. I promise to pay Bilal ₹5,000. नहीं, I promise to pay Bilal ₹5,000 नहीं है वेल, साइन में हाँ एसेंशियल में याद आया साइन होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन होना लाजमी है, प्रॉमिसरी नोट में उसमें भी है, उसमें भी है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज के साइन होते हैं, प्रॉमिसरी नोट में 2 के। हाँ, प्रॉमिसरी नोट में 1 के और बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 के। किन किन पार्टीज के? ड्रॉर और डाई। और ए प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू द प्रिंसिपल ऑफ एबीसी कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, पार्टी सर्टन नहीं है, नाम ही नहीं लिखा हुआ। प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू प्रिंसिपल ऑफ एबीसी कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, हाँ ये सर्टन है। पार्टी पोजीशन बता दी, पार्टी के नाम पोजीशन बता दी, लेकिन जो भी इसका मतलब है प्रिंसिपल होगा उसको पेबल है। ऑफिशियल प्रॉमिसरी नोट नॉर्मली इसी तरह डेजिग्नेशन के साथ लिखे जाते हैं। जैसे आप बैंक से लोन ले, बैंक आपको कहेगा प्रॉमिसरी नोट लिख के दे, सिक्योरिटी भी रखेगा, आपसे प्रॉमिसरी नोट भी लिख के दो, तो क्या प्रॉमिसरी नोट में लिखे देंगे आई विल पे ABL ₹5,000 ऑन डिमांड, क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? हालांकि वो नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन पार्टी है, पार्टी कोई भी हो सकती है, आर्टिफिशियल। जी अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, सही है, अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, तो आगे लिख दे इफ ऑल अदर कंडीशंस आर मेट दिस इज अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट इफ ऑल अदर कंडीशंस आर मेट। ऑल अदर, असल में उसने क्वेश्चन बनाने वाले ने शायद ये ना सोचा हो कि आप अमाउंट का, कभी कभी हो जाता है प्रॉमिसरी नोट। हाँ लेकिन की बात वैसे ठीक है, अमाउंट मेंशन होनी चाहिए थी, आपकी बात 100% करेक्ट है, अमाउंट मेंशन होनी चाहिए, तो अमाउंट मेंशन नहीं है तो ध्यान में ये ख्याल आता है कि वाइड है, लेकिन असल में वो यहाँ पे कंसेप्ट है। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। प्रिंसिपल, अच्छा मेन कंसेप्ट क्या, प्रिंसिपल को जो पेपर हो तो पार्टी सर्टन होगी, ये मुझे, मैं पार्टी के कंसेप्ट की तरफ आपको लेके, अमाउंट का कंसेप्ट आपका ठीक है, यहाँ पे अमाउंट मेंशन होनी चाहिए थी, ठीक है भाई, क्लास के बाद मुझे याद करवाना, इसको चेंज कर देंगे, इसमें अमाउंट ऐड कर देंगे हम, आई कैप नहीं ऐड, हम उससे ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ एबीसी कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, क्या ये पार्टी सर्टन है? यस ये पार्टी सर्टन है। नहीं 3-4 कॉलेज नहीं होंगे, वो एक ही कॉलेज होगा ना, तो फिर इसका मतलब है किसी भी कॉलेज, जिस तरह अगर पेएबल टू मिस्टर बिलाल है तो जितने भी बिलाल उनको हो सकता है। और वो केस स्टडी नहीं की थी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो क्या नाम था उसका, दूसरा भी वो गफूर नाम था, नहीं गफूर वाली तो कोई केस स्टडी थी, बशीर नाम था, नहीं वो भी नहीं थी, क्या अब्दुल जब्बार था, कौन सी केस स्टडी थी जिसमें बुखारी वाले, शाबाश, वो दूसरा 2 नंबर बुखारी आगे ले गया था ना पैसे, तो ऐसे हो सकता है। तो अगर इसी नाम के 2-3 कॉलेजेस हैं तो जिसके पास, अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है जिसके पास प्रॉमिसरी नोट है उसको पेमेंट करो,
जिसके पास प्रॉमिसरी नोट है, अनलेस कि आप उसे वेरीफाई कर सके। जी जी हाँ बोल। हाँ बिल्कुल, उनका ये पॉइंट भी उन्होंने कहा कि सम ऑफ मनी की बात करें तो और भी बहुत सी चीजें हैं जो उसमें नहीं लिखी। साइन के बारे में तो नहीं लिखा, साइन किया कि नहीं किया। तो इसीलिए हमारा केस स्टडी का जनरल रूल ये होता है कि हमने जो चीज नहीं बताई वो ठीक है, यानी हमने क्वेश्चन के फैक्ट्स के अंदर रहते हुए आंसर देना है, क्वेश्चन के फैक्ट्स के अंदर रहते हुए आंसर देना है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो बाकी तकरीबन हर केस में अमाउंट बता रहा है तो एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है, अमाउंट लास्ट में बताएगा। इस केस में उसने नहीं बताई। नहीं प्रिंसिपल एक ही होता है। नहीं प्रिंसिपल एक ही होता है। पार्टनरशिप भी हो ना, प्रिंसिपल एक ही होता है, सारे प्रिंसिपल नहीं होंगे। सी आई प्रॉमिस टू पे कमाल ₹50,000 एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स। ठीक है। 23 Sarbat owes ₹500,000 to Zain. Amount is payable on 11 August 2016. Sarbat intends to issue negotiable instrument to Zain in satisfaction of debt. Under the previous negotiable instrument, advise Sarbat about the type of negotiable instrument which will be issued to Zain, assuming that Sarbat does not want to involve third. कह रहे बताइए कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना? नहीं करना। आल्सो प्रिपेयर ड्राफ्ट, तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना। प्रॉमिसरी नोट और ड्राफ्ट ये तो करवाने की जरूरत नहीं, आप करके आए होंगे। तो जरा सामने रखें, मुझे चेक करवाइए, मैं देखूं आपका ड्राफ्ट सही बनाया कि नहीं बनाया। जल्दी से ड्राफ्ट अपने सामने रखें भाई, जल्दी दिखाएं। ड्राफ्ट सामने रख, असाइनमेंट का बोला था ना, असाइनमेंट किया है। ड्राफ्ट किधर है? ड्राफ्ट लाइब्रेरी में रह गया। ओ भाई किसी और नहीं है, उठा के पेमेंट ले ले उसकी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के उधर। और डेट किधर है? ऊपर डेट ही नहीं लिखी तुमने। इस इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या, किस दिन लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट? 3 months आफ्टर डेट। कौन सी डेट? लाइन में नहीं, डब्बे में। डब्बे का मतलब फॉर्मेट है ना, सारा कुछ फॉर्मेट के अंदर लिखना था। टू जैन, जैन ने एक्सेप्ट किधर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? डब्बा बना के उसमें फिट कर दिया करे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। टाइम कम था। ठीक है, शाबाश शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट है। रिक्वेस्ट किधर? फॉर्मेट किधर है? अभी बना देता। किधर है? और नहीं बना के आए तो नहीं मिलेगा। ढूंढ है। वेल, सच्चा वाकया याद आ गया। वाकया कम टीफा ज्यादा लगता है। हम जब ट्रेनिंग स्टूडेंट थे, हमसे थोड़े से पैसे मिलते थे हर मंथ के एंड पे, स्टाइपेंड। तो पैसे जैसे ही सैलरी ट्रांसफर, स्टाइपेंड ट्रांसफर होता था, फौरन रिजल्ट करवाने के लिए चले जाते थे। तो मैं और दोस्त साथ गए, तो दोस्त अंदर क्या, कभी कभार मशीन में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो कोई 3-4 मिनट अंदर रहा। बाहर एक गोरा खड़ा हुआ था। बाहर निकला ना, गोरे ने जुगत लगाई है। गोरा कहता है अगर आपके अकाउंट में पैसे ना हो, एटीएम से पैसे बाहर नहीं निकलते। तो भाई अगर आपने असाइनमेंट ना की हो तो बैग में से जो मर्जी ढूंढ लें, सब है जितने मर्जी इधर कर लें, उसमें से असाइनमेंट नहीं निकलने। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर आ गया। अच्छा आपका कोई क्वेश्चन इधर से पूछ जी। अच्छा सुन ले, अगर हमें ये ड्राफ्ट बनाना आ जाए एग्जाम में, उसके ऊपर जो टॉप पे डेट लिखनी है वो कौन सी लिखनी है? इनका क्वेश्चन ये है। अगर तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इमीडिएटली पे, तो जिस दिन वो पे करना है, वो क्वेश्चन में बताता है किस दिन पे करना है। जिस दिन पे करना है वही डेट लिखें और कहें ऑन डिमांड आई विल पे। इसका मतलब यह है कि वो जो ऊपर आपने डेट लिखी है ना, उसी दिन से भी पेबल है। और अगर वो कहे टाइम इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर जाहिर है जिस दिन पेमेंट आपने उसके साथ कमिट की है, उससे पहले वाली डेट ऊपर आएगी। यानी अगर उसने कहा कि आज है 1 जनवरी और कहता है कि जी 2 महीने बाद आपने पेमेंट करनी है, ड्राफ्ट बनाइए, तो मैं ऊपर जो डेट क्या लिखूंगा? 1 जनवरी, और नीचे लिखूंगा आफ्टर 2 months आई प्रॉमिस टू पे। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? तो आपने देखना है डिमांड इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं कि टाइम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो सेम डेट आ जाएगी। टाइम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो जो आप लिख रहे हैं उसमें और जिस दिन पेमेंट होनी है उसमें फर्क होगा। ठीक है। 24 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नॉट। आज हम साइंस द इंस्ट्रूमेंट्स इन फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, पे ₹5,000 टू आसिफ आर ऑर्डर। जी बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं वैलिड? ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। सेकंड, पे बियरर ₹10,000 whenever he asks for, whenever he asks for। यहां पे ट्विस्ट आ गया। नहीं, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी पेएबल
ऑन डिमांड। ये स्टडी किया था हमने। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड। हाँ जी शाबाश, एक तो ये रीजन क्लियर हो गया। अच्छा इवन अगर ये फर्ज कीजिए इस तरह, आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं वैलिड, ये लिखा होता आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000 व्हेन एवर यू आस्क फॉर। याद है, मैं ये पूछना ये चाह रहा हूं क्या व्हेन एवर यू आस्क फॉर इज इक्वल टू डिमांड है कि नहीं? नहीं है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो डिमांड ये पेबल होना चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन व्हेन एवर यू आस्क। जब हम किसी को कहते हैं ना जब भी तुम कहोगे, तो वो 10 साल बाद भी अगर कहे तो वो तो व्हेन एवर ही आस्क फॉर में आ गया, ठीक है, रीजनेबल टाइम। तो इसीलिए डिमांड का व्हेन एवर ही आस्क फॉर इज इक्वल टू डिमांड नहीं है, ऑन डिमांड नहीं है। ऑन डिमांड लीगल टर्म है जिसका मतलब है कि ऑन डिमांड विद इन रीजनेबल टाइम। व्हेन एवर ही आस्क फॉर ये लीगल टर्म नहीं है, इसमें व्हेन एवर का मतलब व्हेन एवर, चाहे 100 साल बाद आके मांग ले, ठीक कर रहे हैं। लेकिन बाहर चले, अगर ये कंसेप्ट नहीं भी समझा छोड़े, ये तो आपको समझ लगी ना। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। अगर आप इसको डिमांड भी कर लेना, डिमांड भी, तब भी नहीं हो सकता। ये बात समझ आई? बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी पेएबल टू बेयरर। थर्ड, पे ₹5,000 टू सलीम एज अर्ली एज पॉसिबल। टाइम सर्टेन नहीं है। फॉर पे ₹50,000 एंड डिलीवर 100 bags ऑफ wheat टू सलीम। मनी ओनली नहीं है बिल्कुल। फिफ्थ, पे टू सईद ₹20,000 एंड ऑल अदर सम्स ड्यू टू हिम। अमाउंट सर्टेन नहीं है। नहीं, लॉ ने उसकी इजाजत दी है। देखिए जिस चीज की लॉ ने इजाजत दे दी हो ना, उसको फिर हम कमेंट नहीं करते कि इसको क्यों नहीं। लॉ ने कहा डेथ के साथ लिंक कर दे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, वो वैलिड है, वो वैलिड है, क्योंकि डेथ सर्टेन है। अब जाहिर है वो हो सकता है 10 साल बाद मरे, हो सकता है 20 साल बाद मरे, हो सकता है उससे पहले हमारी बारी आ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन वो एग्रीमेंट वैलिड है। 25, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट। बताइए ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं? एन ऑर्डर टू बहराम टू पे सम ऑफ ₹500 ऑन टेलीफोन, रिटन फॉर्म। शाबाश। सेकंड, आसिफ ड्रॉज ए बिल ऑन बहराम। ड्रॉज का मतलब आसिफ ड्रॉर है, और बहराम, आसिफ ड्रॉज ए बिल ऑन बहराम। इसने ड्रॉर कौन है? ड्रॉई कौन है? पैसे किसने अदा करने हैं और किसको अदा करने हैं? हाँ सही, सलीम को। शाबाश शाबाश। पे टू सलीम आर ऑर्डर बट डज नॉट साइन इट। साइन नहीं किया तो वैलिड नहीं है। आसिफ draws a bill as pay ₹10,000 to Jamil or order but does not specify the name of drawee. drawee का नाम नहीं लिखा, सर्टेन पार्टी नहीं है। चलिए इसमें 3 ट्विस्ट यहां से निकलते हैं। आगे चलें कि वो डिस्कस कर लें? अच्छा आगे। हाँ, ड्राई सर्टेन नहीं तो बिल्कुल उसने साइन भी नहीं किए होंगे। साइन नहीं किए तो जाहिर इंस्ट्रूमेंट वैलिड। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही लाइन पे सोच रहे हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। अच्छा पहली चीज अब मुझे ड्राई का नाम मेंशन नहीं है, वैलिड है? ड्राई का नाम मेंशन नहीं, वैलिड नहीं, ये हो गया। पेई का नाम मेंशन नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज। पेई का नाम, बेरर भी नहीं है, पेई का नाम भी मेंशन, पार्टी का नाम ही नहीं लिखा। बेरर तो वैसे जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट है, पेई में अपना नाम लिख दिया, मेकर ही पेई है, वैलिड है? कब वैलिड हो जाएगा? जब इंडोज कर दिया जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? दूसरा, प्रोमिसरी नोट है, पेई में फिक्टिशियस पर्सन का नाम है, क्या ये वैलिड है? वैलिड है, वैलिड है, यस वैलिड है, यस। पेएबल टू बेरर होगा। इसका मतलब है अगर पार्टी का नाम ही मेंशन नहीं है इंस्ट्रूमेंट पे, इंस्ट्रूमेंट वाइड। क्यों इंस्ट्रूमेंट वाइड? पार्टी सर्टेन नहीं है। अपना ही नाम मेंशन कर दिया, वो भी वाइड है। क्यों वाइड है? पेएबल टू हिमसेल्फ नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो इंडोर्स कर दिया तो वैलिड है। और तीसरी सिचुएशन, अगर पेएबल टू फिक्टिशियस पर्सन है, वो वैलिड है लेकिन पेएबल टू बेरर होगा। तो ये 3 केसेस हैं, तीनों याद रखिएगा। अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो क्या करना है? पार्टी का नाम मेंशन लेकिन पे करने वाला, रिसीव करने वाला एक ही बंदा है, तो क्या करना है? और पार्टी का नाम मेंशन है लेकिन फिक्टिशियस पर्सन है, तो क्या रूल है? ये तीनों कंसेप्ट याद आ गए? फिर से मुझे जरा बताइए, अगर किसी पार्टी का नाम ही मेंशन नहीं है, वाइड। अगर नाम मेंशन है लेकिन अपना ही नाम मेंशन कर दिया,
वही पेएबल वो वाइड, लेकिन अगर इंडोर्स कर दिया तो वैलिड, और अगर फिक्टिशियस पर्सन का नाम लिखा तो वो पेएबल टू बेरर हो जाता है। 3 केसेस क्लियर हो गए जी। वन जी जी जी। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की एग्जांपल फिट कर ले। हाँ जी बिल्कुल, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। असल में मैंने 3 रूल बताए हैं आपको कंबाइन करके, वरना जो पेएबल टू हिमसेल्फ है ना, ये वाला रूल प्रॉमिसरी नोट के लिए है और बाकी 2 बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं कंसेप्ट बताते हुए उसमें प्रॉमिसरी नोट को भी ऐड, तो फिर कंसेप्ट से तो वजह हट जाती है, वो थोड़ा सा बंदा प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज पे सोचना शुरू कर देता है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया, वरना आपका कंसेप्ट ठीक है। जो पेएबल टू हिमसेल्फ वाला था वो प्रॉमिसरी नोट के कंटेक्स्ट में है और पार्टी का नाम ही मेंशन नहीं किया, या मेंशन किया लेकिन फिक्टिशियस पार्टी का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जी। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर हो सकता है, ऑन टाइम हो सकता है, ऑन डिमांड नहीं हो सकता। 26 बेस्ड ऑन प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर बिल ऑफ एक्सचेंज और नॉट। बताना ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं है। बाबर प्लीज लेट, अच्छा वही 26 इंपॉर्टेंट, पता नहीं है कि नहीं है, अजीबोगरीब है ये। बाकी के इसमें कोई कंसेप्ट कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ रटे की बेस पे सॉल्व होगा। जिसने वो कल आपको 3 दफे बताया था ना, रिक्वेस्ट कब होती है, ऑर्डर, प्लीज, कन्वीनियंस, ओब्लाइज। बाबर प्लीज लेट जाजिब हैव रुपीज 50,000 एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड ओब्लाइज। प्लीज भी आ गया, ओब्लाइज भी आ गया, ये रिक्वेस्ट हो गई, ऑर्डर नहीं है। सेकंड, बुशरा आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे रुपीज 10,000 टू गालिब। ओब्लाइज भी आ गया, कन्वीनियंट भी आ गया, ये रिक्वेस्ट बन गई, ये पोलाइट वर्ड्स नहीं रहे, रिक्वेस्ट बन गई, ये भी वर्ड है। थर्ड, बाबर प्लीज पे रुपीज 50,000 टू एहसान और ऑर्डर। क्यों, प्लीज का वर्ड है तो सही, पोलाइट वर्ड्स है, शाबाश। फोर्थ, बिलाल विल मच ओब्लाइज मी बाय पेइंग टू दाऊद रुपीज 30,000। मच ओब्लाइज में पोलाइट वर्ड्स हैं कि रिक्वेस्ट है, पोलाइट वर्ड्स, तो ये वैलिड है। क्लियर, चले। वैसे मेरा बस हो तो ये क्वेश्चन उड़ा दूं, ये प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन बहरहाल इसको याद कर लें, समझ लें इसको। हाँ, हो सकता है एग्जाम एमसीक्यूज में कहीं टेस्ट कर ले। 27, in view of the provisions of negotiable instrument act 1881 comment on the type and validity of each of the following instruments signed by राहुल। अच्छा देखिए उधर स्टाइल चेंज, पहले पूछा था प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं बताओ, फिर पूछा बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं बताओ, अब कह रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं बताओ। इसका मतलब है इसमें प्रॉमिसरी नोट की एग्जांपल भी आ सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज की भी आ सकती है। दादा आगे, नुमान प्लीज पे टू महरीन रुपीज 100,000, बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 पार्टीज हैं, और लेकिन इसमें प्लीज पोलाइट वर्ड, ठीक। नुमान आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे रुपीज 100,000 टू महरीन, रिक्वेस्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज है लेकिन वैलिड नहीं है क्योंकि ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। थर्ड, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेंटेड टू नुमान इन रुपीज 100,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। प्रॉमिसरी नोट 2 पार्टीज है और वैलिड, क्यों, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, हाँ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट के साथ टू बी पेड ऑन डिमांड, ये प्रॉमिस टू पे भी है, टू बी पेड ऑन डिमांड। 4, आई प्रॉमिस टू पे महरीन और ऑर्डर रुपीज 100,000 6 days आफ्टर नुमान्स डेथ, ये वैलिड है। और अगर सारी सिचुएशन यही होती 6 days आफ्टर नुमान्स मैरिज होता फिर वाइड होता, ये प्रॉमिसरी नोट है और वैलिड है। ये क्या आ गया, लेला नहीं लैला, ये केसड़ी क्या नहीं, मजनू सारी उम्र लेले से प्यार करता रहेगा। तारीख बदल के रख दी भाई ने। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बताइए ये किस टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ, कैसे पता चला, क्योंकि 2 पार्टीज है, 3 पार्टीज है, एक पार्टी तो हो गई, इसके अलावा बाकी पार्टीज कौन कौन है, लाइक, और तीसरी पार्टी तो सी, तो 3 पार्टीज इस्तेमाल हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। चलिए ये खत्म, प्रैक्टिस हमने कर ली, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्वेश्चंस थे। एग्जाम में वो आपने देखा कि ये पूछ लेता है, ये आपसे एक डिफरेंट स्टेटमेंट देके कि बताइए वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, लेकिन आज ज्यादा नहीं पढ़ाना, मतलब इतना सर खपाई होगी काफी है। अगर आप हाँ आज 30, 35, 40 मिनट में भी ज्यादा सर खपा लेना तो फिर चीजें समझ में नहीं आती, तो इसे ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ 5-7 मिनट बस। आज जल्दी छुट्टी करेंगे, जी जी जी, आज जल्दी, अब छुट्टी नहीं होगी अब बस। नहीं पूछा। अच्छा, असल में ना मैं से बता दूं, पहली चीज
माइंड मैप का काम होता है हर महीने रिवीजन के लिए, पहली चीज है। एक मिनट, दूसरी रिवीजन पहले भी करनी चाहिए लेकिन उसके लिए आपको रेडीमेड माइंड मैप डेली बेसिस पे आपके सामने अवेलेबल होते हैं। आप अगर पिक्चर ले लें इसकी तो वो माइंड मैप ही है। तीसरी चीज मैं भी आपको लाता एक सिंगल पेज की फॉर्म में इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, हाँ लेकिन थोड़ा सा फ्री होके डेली। असल में डेली एक लेक्चर तैयार करना था, इस पर आपको अंदाजा नहीं है लेकिन काफी टाइम लग जाता है। एक लेक्चर एक सब्जेक्ट है ना, उसमें 1 घंटा कम से कम जरूर लगता है और सम टाइम उससे ज्यादा भी लग जाता है। तो लेकिन मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ समय में काम, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, मैं दूसरी क्लास के माइंड में बना रहा हूँ। आपके भी साथ साथ बताना शुरू कर दूंगा, 2-3 दिन में इंशाल्लाह मैं आपको ना डिलीवर करना शुरू कर दूंगा। तो ये भाई का वादा आपसे, अब आपने मुझे याद करवा देना लेकिन, ठीक है, 1-2 दिन के बाद। चलिए चेक की तरफ चलते हैं। 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थे, कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। 2 हमने स्टडी कर लिए, तीसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ स्टार्ट, डेफिनेशन और एसेंशियल। डेफिनेशन कह रहा है चेक क्या है? चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, इधर ही तसल्ली होगी हमारी। इसका मतलब है चेक इज ए टाइप ऑफ बिल ऑफ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके एसेंशियल्स और बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल तकरीबन एक जैसे ही होंगे, अगर स्टेट बैंक ने एक आधा कोई अपनी तरफ से एसेंशियल ऐड ना कर दिया हुआ, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइम है ना चेक, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, हाँ लेकिन इसमें एक चीज है, ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसका ड्रॉई हमेशा कोई ना कोई बैंक होगा। बैंक भी कहा जाता है, बैंकर भी कहा जाता है। बैंक भी कहा, बैंकर का मतलब बैंक ही है, बैंकर का मतलब बैंक ही है, ठीक है। तो ड्रॉ किया जाएगा स्पेसिफाइड बैंकर यानी स्पेसिफाइड बैंक, यानी जिसका ड्राई हमेशा कोई ना कोई बैंक होगा। एंड पेएबल ओनली ऑन डिमांड, और ये सिर्फ डिमांड पे पेएबल होगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। प्रॉमिसरी नोट में क्या पढ़ा? प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, चेक पेएबल टाइम नहीं हो सकता, टाइम नहीं हो सकता। देखिए हर एक के साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशन है हर इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट क्या नहीं हो सकता? पेएबल टू बेरर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या नहीं हो सकता? पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड। चेक क्या नहीं हो सकता? टाइम इंस्ट्रूमेंट। जी जी पता नहीं क्या था वो आगे, हाँ आएगा कल परसों के लेक्चर में आएगा। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। आप ऐसा कीजिए ना, आप चेक लिख के ना मुझे 1 लाख रुपए का भाई को ट्रांसफर कर दें, अभी नहीं कैश करवाऊंगा, इंशाल्लाह 5-6 साल बाद जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे ना तब मैं कैश करवा लूंगा। और तब तक जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बने तब तक जब कभी आपके जहन में ना पोस्ट डेटेड चेक किया है तो आपने सोचना है वही जो मैंने सर को चेक दिया वो पोस्ट डेटेड चेक है। कल आपने चेक, कंसेप्ट वीक बढ़ जाएगा, वरना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, चेक मुझे देना आपने कहा, कंसेप्ट वीक नहीं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या? फ्यूचर की डेट डाल के जो दिया। ये प्रैक्टिकली नॉर्मली जब आप किसी को दोस्त को उधार देना, 1000 रुपया भी चाहे क्यों ना हो, तो ज्यादा लिखत पड़ा, जाहिर है दोस्त के साथ करता बना अच्छा नहीं लगता। आपने उसमें 2 काम कहने हैं, दोनों काम 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे और उसकी बेस पे आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। 2 काम क्या? उसे कहना है यार ये व्हाट्सएप पे या ईमेल पे ना मुझे मैसेज डाल दो तुम कि मैंने तुम्हें 1000 रुपया दे दिया और एक चेक दे दो मुझे। ये 2 काम कर लें, ये सफिशिएंट एविडेंस है, सफिशिएंट एविडेंस है। और ईमेल या व्हाट्सएप पे ना चेक का नंबर उसे ले लीजिएगा जरूर, ताकि बाद में ये ना कह दे मेरा चेक गुम हो गया। ये 2 काम कर लें, कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट, आप सिक्योर्ड हो जाएंगे, वो पैसे मुंह कर नहीं सकता उससे। वरना प्रॉपर्ली जो लोन एग्रीमेंट होता है प्रैक्टिकल, वो तो लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कानूनी कार्रवाई, उसकी बजाय बड़ा आसान तरीका भी है। तो ये पोस्ट डेटेड चेक नॉर्मली गारंटी के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर इन भाईजान ने कहा सर 1 महीने के लिए मुझे 10,000 दे दें, मैं आपको महीने बाद, तो मैं कहूंगा भाई चेक दे दो, हाँ अभी की डेट ना डालो, महीने बाद, जब तुमने कहा कि ड्यू डेट होगी उस डेट का चेक, वो पोस्ट डेटेड चेक नहीं। ये जब तक वो डेट नहीं आती ना, ये डिमांड नहीं होगा। और अगली बात एक बताऊं, जब तक उसकी डेट नहीं आएगी ना, ये वैलिड चेक भी नहीं होगा, ये चेक भी नहीं होगा, क्योंकि चेक के एसेंशियल को पूरा नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, चेक राइटिंग में होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था, इट इज एन ऑर्डर टू पे नॉट ए रिक्वेस्ट, पढ़ा था। इट मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पढ़ा था। इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉर, हाँ उधर ड्राई भी था। ये इसका मतलब है जहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के दरमियान में बहुत से कंसेप्ट कॉमन है, वहां पे कुछ डिफरेंस भी होंगे और हमें सिखाएगा कॉमन चीजें, लेकिन एग्जाम में पूछेगा क्या? डिफरेंस। तो चले अब हम पढ़ते पढ़ते डिफरेंस भी पढ़ते हैं। इट मस्ट बी साइन बाय ड्रॉर, बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टीज ने साइन किए थे, इधर इसने ड्रॉर। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई का एक्सेप्ट करना लाजमी था, इसमें ड्रॉई यानी बैंक का एक्सेप्ट करना लाजमी है। असल में बैंक जब आपको प्रिंट करके चेक बुक देता है ना, तो हर चेक को वो एक्सेप्ट कर चुका होता है।
आपने देखा होगा सीक्वेंस नंबर लिखा होता है, वो उसका मतलब प्रिंट करके जब उसने चेक, इसका मतलब यही है उसने एक्सेप्ट कर लिया। पार्टीज मस्ट बी सर्टन। लेकिन याद रखिए इसका यह मतलब नहीं है कि बेयर इंस्ट्रूमेंट सारे वाइड हो गए। वो कह रहे हैं नहीं, पार्टी सर्टन होने, ड्रॉ ड्रॉई, ठीक है, ये पार्टी सर्टन, पे में भी सर्टन होना जरूरी है, लेकिन बेयर इंस्ट्रूमेंट कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर यहाँ पे आपने लिखा है सर्टन होना चाहिए, बेयर इंस्ट्रूमेंट में तो पार्टी सर्टन होती नहीं है। तो क्या बेयर इंस्ट्रूमेंट सारे वाइड हो गए? नहीं, असल में अल्टीमेटली जब पेमेंट लेने की बारी आती है ना तो पार्टी उधर अपना नाम लिख देती है, तो वो उस वक्त सर्टन हो जाती है। अमाउंट शुड बी सर्टन, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पढ़ा। ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, लीगल टेंडर ऑफ मनी। ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, ये फर्क वाला पॉइंट आ गया, ये भी फर्क वाला पॉइंट आ गया था। पेबल ऑन डिमांड ओनली, ये भी फर्क है। बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, जबकि चेक सिर्फ और सिर्फ डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज में डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। हाँ वो आगे चल के क्लासिफिकेशन है कि पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, लेकिन पेएबल टू सर्टेन पार्टी ऑन डिमांड तो हो सकता है ना। तो क्या मेरी ये स्टेटमेंट गलत है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है? नहीं, एक मिनट ले, बिल्कुल एक मिनट ले, जल्दी करें। भाई को इजाजत है? चले। पे तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ा था? ऑन डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, जबकि चेक हमेशा ऑन डिमांड होगा। ये एसेंशियल समझ आ गए? अच्छा, इसमें किसी में कोई भी कंफ्यूजन है पूछ ले। ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड, चेक का ड्रॉई हमेशा कोई बैंकर होगा जिसका नाम चेक पे स्पेसिफाई होगा, और स्पेसिफाई क्या होगा? छपा होगा, प्रिंटेड होगा। दुनिया का कोई चेक ऐसा नहीं होगा जिसपे किसी बैंक का नाम ना लिखा हो, वो चेक ही नहीं होगा। शाबाश। आखिरी कंसेप्ट, चेक इज नॉट असाइनमेंट ऑफ फंड। चेक इज नॉट, असाइनमेंट का मतलब होता है राइट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना। पहले हमारे लॉ में एक कंसेप्ट होता था, ये नहीं है, निकाल दिया उसने। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना, असाइन का मतलब है ड्यूटी साइन करना। आपने कभी ये लफ्ज़ सुना है? आई हैव बीन असाइन्ड ए टास्क टू अटेम्प्ट केस स्टडी नंबर 4 to 6। कभी सुना टास्क असाइन करना? ये लफ्ज़ सुना कि नहीं सुना? शुक्र है, मान गया। असाइनमेंट का मतलब है ट्रांसफर करना। लीगली असाइनमेंट का मतलब क्या है? किसी कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करना। सेंड। चेक इज नॉट असाइनमेंट ऑफ फंड। वो कहता है मैंने जब इन भाई को चेक दिया ना, तो वो चेक है, फंड्स मतलब पैसे, पैसे नहीं दिए, मैंने चेक दिया। नहीं समझ आई ना बात? एग्जाम्पल से समझ आएगी। पहले मेन कंसेप्ट में रखेगा, बाद में यही दोबारा सेंटेंस बोलूंगा फिर समझ आएगी। सेंटेंस क्या बोला? चेक इज नॉट असाइनमेंट ऑफ फंड का मतलब यह है कि जब मैंने इनको चेक दिया तो मैंने इनको चेक दिया, पैसे नहीं दिए, जब तक के बैंक से जाके पैसे कलेक्ट ना कर लें। सुनिए जरा, मैंने अगर इनको 10,000 रुपये देना है, मैं अगर इनको 10,000 दे देता हूं, ये बाहर जाते हैं, रास्ते में 10,000 गिर जाता है, क्या मैंने इनको दोबारा 10,000 देने हैं पैसे? इसका मतलब ये अगर मैं इनको पैसे दूंगा ना तो वो असाइनमेंट ऑफ मनी हो गई, असाइनमेंट ऑफ फंड हो गए। अब मैंने इनको मजीद पैसे नहीं देने। लेकिन अगर मैं इनको चेक देता हूं 10,000, भाई जाके गिर जाता है चेक इनसे, और ये फौरी तौर पे मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर कैंसिल करवा के मुझे दोबारा पैसे दें। अगर मुझे फौरी इतला दे दी, क्या मैं इनको 10,000 रुपए या चेक दोबारा देने का पाबंद हूं? यस। तो इसीलिए वो कहता है अगर मैंने इनको चेक दे दिया तो ये मैंने इनको चेक दिया है, असाइनमेंट ऑफ फंड नहीं है, जब तक कि ये बैंक से जाके पैसे कलेक्ट ना कर लें या अपने अकाउंट में डिपॉजिट ना करवा लें। अगर कभी चेक के फंड होता तो मैं क्या करता भला? मैं इनको एक तरफ चेक देता और इनसे कहता कि भाई लिख के दे दो। अच्छा, आपने ना, मुझे एक और चीज याद आ गई, कभी आपने किसी को पेमेंट की, उसने लिखा हो कि आप कैश के जरिए से भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कर सकते हैं, चेक के जरिए से भी, और आगे लिखा होता है चेक की पेमेंट सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ फंड्स है। ये कभी पढ़ा आपने? चेक की पेमेंट आई कैप में आप फीस दे दे, साथ में चेक आपने अटैच कर दिया, उसने रिसीव कर लिया, क्या आपकी फीस अदा हो गई? क्या फीस अदा हो गई? लीगल कंसेप्ट ये है कि फीस अदा नहीं हुई जब तक के आई कैप आपको अकाउंट से पैसे निकलवा के अपने अकाउंट में ना डाल दे। ये इसीलिए लिखा हुआ है। किसी को चेक देने का मतलब ये नहीं आपने उसको फंड्स दे दिए हैं, आपने उसको पैसे दे दिए। असाइनमेंट ऑफ फंड तब समझी जाएगी जब पैसे बिल्कुल आपके अकाउंट से पैसे निकल के उस पार्टी के पास पहुंच जाएंगे, लीगली तब पेमेंट समझी जाएगी। ये बात समझ आई है? यही बता रहा हूं। चलिए ये थे हमारे एसेंशियल्स चेक के। कल पढ़ेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक, आज नहीं कल पढ़ेंगे। लेकिन आपको
क्रॉसिंग का कंसेप्ट पता है? कभी आपने, कितने स्टूडेंट्स ने जिंदगी में कभी ना कभी कोई चेक देखा है? अपना ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद मुझे सच में 1 लाख रुपए का चेक मिल जाए। अच्छा, तो क्रॉसिंग, क्रॉस, आपने अगर चेक कभी देखा है तो क्रॉस चेक ये टर्म भी सुनी होगी। अच्छा, क्रॉस चेक होता क्या है ये नहीं पढ़ाना मैंने, बिल्कुल नहीं पढ़ाना। अच्छा, चेक, लेकिन क्रॉस चेक क्या नहीं होता वो तो पढ़ाने। एक मिनट 30 सेकंड पे ये अमाउंट लिखी होती है, डेट लिखी होती है। मेरा ख्याल ये है क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब है ये चेक है, इसको ऐसे क्रॉस कर, ये क्रॉसिंग ऑफ चेक नहीं है, इसको क्रॉस करना नहीं कहते। जब आप कोई केस स्टडी गलत करते हैं तो चेक करने वाला इसी तरीके से नहीं क्रॉस करता, तो ये क्रॉस ही नहीं होता। हाँ, ये कैंसलेशन ऑफ चेक तो है, क्रॉसिंग ऑफ चेक नहीं है। क्रॉसिंग ऑफ चेक नहीं, ये क्रॉसिंग ऑफ चेक तलवार की तरह नहीं है, ऐसे ऐसे क्रॉस, तलवार का क्रॉस ऐसे। क्रॉसिंग ऑफ चेक है जैसे रेल की 2 पटड़ियां जो इकट्ठे चलती हैं लेकिन कभी आपस में नहीं ये मिल रही है, ये क्रॉसिंग ऑफ चेक नहीं है। रेल की पटड़ियां कैसे चलती है? ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक जहन में रखिएगा, क्या नहीं है? ये नहीं है, क्या है? ये है। लेकिन आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं, वो हमने आज नहीं पढ़नी, जैसे जनरल क्रॉसिंग, जैसे रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग आज नहीं पढ़नी, स्पेशल क्रॉसिंग नहीं, वो आज, वो कल पढ़ेंगे। नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं अपनी बात, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।